नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका स्टडी लवर्स फैमिली में। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। थोड़ा सा ब्रेक के बाद दुगने जोश के साथ फिर से आपके साथ हैं और आज का जो प्रैक्टिस सेट है ये यूनिट 4 के क्वेश्चन पर होगा। यूनिट 4 जो है थोड़ा सा डिफरेंट इसका सिलेबस था, तो उस पर महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम लेकर आए हैं। क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट टू टफ टाइप का होगा। टफ भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इजी भी देखने को मिलेंगे, मॉडरेट भी देखने को मिलेंगे। तो कुल मिलाकर 50 MCQ हमने डिस्कस करने हैं और मैं पहले ही बता चुका था कि आप लोगों को कि आप लोग रिवीजन करके आइएगा। थ्योरी सेक्शन जिन्होंने भी ज्वाइन किया है तो आप लोग उम्मीद है कि रिवीजन करके आए होंगे और अटेम्प्ट करते हुए चलेंगे। और कितने मार्क्स आप ले आ पाते हैं ये मुझे कमेंट बॉक्स में लास्ट में ज़रूर बताएंगे। तो और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। लास्ट में आप सभी के लिए एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है जो कि आपके लिए चैलेंज रहेगा और वो क्वेश्चन जो है टफ क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन में सबसे टफ क्वेश्चन जो है वो लास्ट वाला क्वेश्चन रखा गया है, वो आप लोगों के लिए रहेगा। उसका आंसर आप सभी लोगों ने करना है। तो शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला कथन है हमारे पास। कथन और कारण बेस्ड कुछ क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं। इसमें कथन कारण मिलेंगे, ईयर्स वाले मिलेंगे, डेट्स जो इम्पोर्टेंट डेट्स होती हैं पूछी जाती हैं, और इसके अलावा कॉमन जो जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बच्चों को उनकी क्षमता के अनुसार शिक्षा दी जानी चाहिए। ये तो रहा कथन आपके पास। और कारण दिया गया है, इन्हें सामान्य पाठ्यक्रम से अधिक चुनौतीपूर्ण सामग्री की आवश्यकता होती है। जो आपके प्रतिभाशाली बालक होते हैं, खासकर जिनका IQ लेवल मोर देन 120 होता है, तो ऐसे बालकों को जो क्षमता है उनकी क्षमता के अनुसार शिक्षा दी जानी चाहिए, क्योंकि उनकी जो क्षमताएं होती हैं वह इस तरह की होती हैं कि उन्हें अधिक चुनौतीपूर्ण पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत शिक्षा के अधिकार का किस वर्ग पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। तो सबसे ज़्यादा प्रभाव क्या है इसका? तो सबसे ज़्यादा प्रभाव यही है कि सभी बच्चों को इससे एक तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिली है। तो ये किसी विशेष वर्ग पे नहीं बल्कि सभी बच्चों के लिए इसका विशेष प्रभाव पड़ा है। तो क्वेश्चन आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, फिर से कथन कारण है आपके पास। कथन है, प्रतिभाशाली छात्रों को नियमित पाठ्यक्रम से बाहर की गतिविधियों में भी भाग लेना चाहिए। जो नियमित पाठ्यक्रम है उससे बाहर की गतिविधियों में भी भाग लेना चाहिए। इससे उनकी रचनात्मकता और समस्या सुलझाने की क्षमताओं में वृद्धि होती है। इससे क्या होता है कि उनकी रचनात्मकता और समस्या सुलझाने की क्षमताओं में वृद्धि होती है। देखिए, कथन सही है, कारण भी सही है आपका, लेकिन जो कारण है आपका वो कथन की एकदम सटीक व्याख्या नहीं करता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा, दोनों ए और आर सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है कि रचनात्मकता और सुलझाने की क्षमता में तो वृद्धि होती है, लेकिन केवल इसके लिए पाठ्यक्रम के बाहर की गतिविधियों में भाग लेना सही नहीं है। इसके अलावा और भी पक्ष होते हैं। अगला है, कथन आपके पास दिया गया है, अपराधी बच्चों के लिए सुधारात्मक शिक्षा कार्यक्रमों की आवश्यकता होती है, और कारण दिया गया है, इन कार्यक्रमों से बच्चों के व्यवहार में सुधार होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कथन है कि अपराधी बच्चों के लिए सुधारात्मक शिक्षा कार्यक्रम बिल्कुल सही है, और कारण भी इसका सही है, इन कार्यक्रमों से बच्चों के व्यवहार में सुधार होता है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं, और जो आर है वो एक ही सही व्याख्या भी करता है। अगर देखिए, किस रिपोर्ट ने भारत में शिक्षा की स्थिति पर एक महत्वपूर्ण अध्ययन प्रस्तुत किया है और इसका प्रभावी कार्यान्वयन कैसे किया जाए। तो इस पर यानी जो शिक्षा पर जो स्थिति है उस पर महत्वपूर्ण रिपोर्ट भी प्रस्तुत की है और उसका कार्यान्वयन कैसे किया जाए वो भी बताया है। तो ये थी सचर कमेटी की रिपोर्ट, ऑप्शन नंबर बी। इनका जो महत्वपूर्ण अध्ययन था सचर कमेटी का, तो इन्होंने ये पाया था कि जो भारत की शिक्षा है उसमें जो मुस्लिम शिक्षा है, खासकर जो मुस्लिमों की शिक्षा है, तो मुस्लिम शिक्षा की जो स्थिति है वो अन्य जो जनजातीय शिक्षा है या जो अन्य वर्ग भारत में होते हैं, जनजातीय वर्ग हैं, पिछड़े से पिछड़े वर्ग हैं, उनकी तुलना में भी मुस्लिमों की शिक्षा जो है बहुत निम्नतम स्तर पे है। तो इस पर इन्होंने एक महत्वपूर्ण अध्ययन प्रस्तुत किया था और इसका कार्यान्वयन कैसे किया जाए इसके लिए इन्होंने एक रिपोर्ट सौंपी थी। सचर समिति इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, कथन ए है। अगला क्वेश्चन है, अपराधी बच्चों के लिए पारंपरिक दंड प्रणाली प्रभावी नहीं होती है। ये कथन है, यानी जो ट्रेडिशनल दंड प्रणाली है जैसे डंडे से मार देना, जो पुरानी दंड प्रणाली है वो प्रभावी नहीं होती। कथन तो सही है।
पारंपरिक दंड जो है बच्चों के व्यवहार में सकारात्मक बदलाव नहीं ला पाता है। तो कुछ पारंपरिक दंड हो सकता है जो उसके व्यवहार में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं, वैसे पारंपरिक दंड प्रणाली जो है ज़्यादा प्रभावी नहीं होती है। तो कथन जो है, कथन और कारण लगभग दोनों सही हैं, ये नहीं ला पाती है, लेकिन जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस विधि का उपयोग विशेष शिक्षा में मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शन के रूप में किया जाता है। देखिए, मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शन का मतलब है कि जहाँ पे आपके मल्टी सेंस, जो आपके सेंस ऑर्गन्स होते हैं, संवेदी अंग होते हैं जिनको हम कहते हैं, जैसे आँख, कान, नाक, त्वचा, तो इतने ज़्यादा एक्टिव ये रहेंगे, वो मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शन है। जैसे आप अभी सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, तो ये आपके मल्टी सेंसरी, आपके जितने ज़्यादा संवेदी अंग काम करेंगे उतना नॉलेज स्थायी होगा और ज़्यादा टाइम तक याद भी रहेगा। तो ये कहा गया है कि मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शन के रूप में किया जाता है। शब्दकोश के उपयोग से केवल शब्दकोश ठीक होगा, बहुत सारे जो संवेदी अंग हैं वो आपके क्रियाशील नहीं होंगे। अगर दृश्य, श्रवण और स्पर्श, यानी आप देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं और स्पर्श भी कर रहे हैं, तो ये वाली विधि जो है ये मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शन के रूप में काम करेगी। केवल पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से नहीं, ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से। ऑनलाइन शिक्षा का माध्यम एक अच्छा माध्यम है, इसमें आपके आँख, कान, मतलब काफ़ी जो संवेदी अंग हैं वो एक्टिव जरूर रहते हैं, लेकिन यहाँ पर सारे ही दिए गए हैं, दृश्य, श्रव्य और स्पर्श भी, तो बी वाला सही होगा। अगला देखिए, फिर से कथन है हमारे पास, सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित बच्चों के लिए विशेष शैक्षिक योजनाओं की आवश्यकता है। तो सामाजिक शैक्षिक रूप से अगर वंचित है तो विशेष शैक्षिक योजनाओं की आवश्यकता है। ये योजनाएं उनके शिक्षा संबंधी अवसरों को समान बनाने में मदद करती हैं। तो देखिए, कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या भी करता है। विशेष शिक्षा में इंक्लूसिव प्रैक्टिस में के कौन से तत्व महत्वपूर्ण हैं। जो इंक्लूसिव प्रैक्टिस है उसके लिए कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होता है। तो इंक्लूसिव प्रैक्टिस का मतलब, एक तरह से इंक्लूसिव मतलब समावेशी हो गया, यानी समावेशी शिक्षा के लिए कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होता है, कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है। तो समावेशी यानी सभी को एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए। तो इसके लिए क्या करना होगा, सभी को एक जैसी शिक्षा के लिए, यानी समावेशी शिक्षा के लिए, तो देखो सभी बच्चों के लिए एक ही पाठ्यक्रम, ये सही नहीं होगा, वैसे भी एक ही पाठ्यक्रम तो वैसे भी नहीं होता। विशिष्ट शैक्षिक सामग्री और संसाधनों का विकास करना होगा आपको इंक्लूसिव प्रैक्टिस के लिए। अगला है, कथन दिया गया है, सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित बच्चों की शिक्षा में सरकारी योजनाएं महत्वपूर्ण हैं। और कारण दिया गया है, सरकारी योजनाएं इन बच्चों के लिए संसाधन और सहायता प्रदान करती है। यानी जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चे हैं उनको शिक्षा में सरकारी योजनाएं उनके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो सरकारी योजनाएं होती हैं इन बच्चों के लिए संसाधन और सहायता प्रदान करती है। तो कथन सही है, कारण भी सही है, और ये सही व्याख्या भी कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस वर्ष की गई थी और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो ऐसे हमने थ्योरी सेक्शन में भी पढ़ा था, और इस पर एक प्रैक्टिस सेट भी है जिसमें सर्व शिक्षा अभियान ऐसे 3-4 टॉपिक कवर किए गए हैं। तो ये वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखे तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, वो भी देख लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा 2001 में, और शिक्षा को सार्वभौमिक बनाना इसका मुख्य उद्देश्य था। फिर से है कि कथन आपके पास है, सामाजिक और आर्थिक वंचन की स्थिति में केवल सरकारी योजनाएं ही समाधान नहीं होती, और कारण दिया गया है, इन योजनाओं के अलावा स्थानीय समुदाय और निजी संस्थानों की भागीदारी भी आवश्यक है। अब देखिए, ये इम्पोर्टेंट है अगेन कि कथन है कि सामाजिक और आर्थिक अगर वंचन है तो उस स्थिति में केवल सरकारी योजनाएं ही समाधान नहीं हो सकती है, जो कि बिल्कुल सही है। और इन योजनाओं के अलावा स्थानीय समुदाय और निजी संस्थानों की भागीदारी भी आवश्यक होती है। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है, और उसकी सही व्याख्या भी हो रही है। अगला है, शैक्षिक अनुकूलन के लिए कौन सा प्रावधान विशेष रूप से छात्रों के लिए किया जाता है जो साक्षरता में पिछड़े हैं। यानी जो लिटरेसी में पिछड़े छात्र हैं उनके लिए कौन सा प्रावधान विशेष रूप से किया जाता है। तो इनके लिए किया जाएगा पुनः शिक्षण यानी रीटीच, और विशेष कक्षाओं का आयोजन किया जाएगा जो शैक्षिक रूप से पिछड़े रह गए हैं। अगला प्रश्न है,
फिर से कथन आपके पास है, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए विशेष शैक्षिक योजनाएं लागू की जाती हैं। बिल्कुल सही बात है। और कारण दिया गया है, इन योजनाओं का उद्देश्य इन समूहों की शिक्षा में असमानताओं को दूर करना है। तो कारण भी आपके सामने है, कथन भी आपके सामने है, सही उत्तर आपको चुनना है। देख सकते हैं कि कथन बिल्कुल सही है, कारण भी सही है, और कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है कि असमानताओं को दूर करना ही इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, विशेष शिक्षा के संदर्भ में अभिगम्यता का क्या अर्थ है। अब देखिए, ऐसे शब्द आपको पूछ लिए जा सकते हैं, तो अभिगम्यता का क्या अर्थ है इसमें, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, अभिगम्यता का मतलब एक तरह से अवसरों की समानता से है, कि बच्चों को मानसिक और शारीरिक अवसरों की समानता मिले, इसे अभिगम्यता कहा जाएगा विशेष शिक्षा के संदर्भ में। अब हमारे पास फिर से कथन कारण है। कथन है आपके पास, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए शिक्षा के अवसर समान बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। यह सामाजिक और शैक्षिक असमानताओं को कम करने के लिए हैं। तो शिक्षा अवसर समान इसलिए बनाए जा रहे हैं ताकि ये शैक्षिक असमानताओं और को कम कर सकें। तो सही आंसर आपका इसका हो जाएगा, ये कथन भी सही है, कारण भी सही है, और ये सही व्याख्या भी कर रहा है। सामाजिक शैक्षिक असमानताओं को कम करने के लिए ही होता है ये। अगला क्वेश्चन है, योजना और क्रियान्वयन के संदर्भ में शैक्षिक परिवर्तनों का प्रभाव मूल्यांकन कैसे किया जाता है। शैक्षिक परिवर्तनों का प्रभाव मूल्यांकन कैसे किया जाता है। जो योजना और हमने एक टॉपिक पढ़ा था, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, ये वाला टॉपिक से ये क्वेश्चन है आपके पास। तो ये कैसे किया जाता है, जो आपका सर्वे और डेटा संग्रह के माध्यम से किया जाता है, सर्वेक्षण किया जाता है और डेटा कलेक्शन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, फिर से कथन है आपके पास, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण नीतियां शैक्षिक क्षेत्र में समान अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से हैं। जो आरक्षण नीतियां हैं अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए, वो शैक्षिक क्षेत्र में समान अवसर प्रदान करने के लिए है। और कारण आपको दिया गया है, इन नीतियों से शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक न्याय की दिशा में कदम उठाए जाते हैं। तो देखिए, कथन भी सही है और कारण भी सही है। शैक्षिक क्षेत्र में समान अवसरों के लिए आरक्षण नीतियां हैं, बिल्कुल सही है, और इन नीतियों से शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक न्याय की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं, ये सही व्याख्या भी कर रहा है। अगला प्रश्न है, गैर लाभकारी संगठनों की भूमिका की दृष्टि से शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या होता है। जो गैर लाभकारी संगठन है, विकल्प आपको जरूर देखते रहने हैं, और ऑप्शन आपका जो है आपका, जैसे आवश्यक बुनियादी ढांचे का निर्माण, ये नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में जागरूकता फैलाना और समर्थन प्रदान करना, ये जो गैर लाभकारी संगठन होते हैं, यानी जो एनजीओज होते हैं, ये शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। एक तो ये जागरूकता फैलाने का काम करते हैं, दूसरा आपका ये समर्थन प्रदान करने का भी काम करते हैं। जैसे भुवनेश्वरी महिला आश्रम वगैरह, इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस थी, तो वो ऐसे काम करती थी। अगला क्वेश्चन है, कथन आपके पास है, भारत में अल्पसंख्यक समूहों के लिए विशेष शिक्षा प्रावधान किए जाते हैं। जो माइनॉरिटीज़ हैं, माइनॉरिटीज़ वाला टॉपिक भी हमने थ्योरी सेक्शन में पढ़ा है डिटेल में। तो ये प्रैक्टिस है आपके लिए, खासकर आपको जिन्होंने थ्योरी सेक्शन हमारा ज्वाइन किया है उनके लिए तो ये बेस्ट प्रैक्टिस सेट है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई टेस्ट सीरीज़ खरीदने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, कोई नोट्स अलग से खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जितना मैंने करवाया है थ्योरी सेक्शन में उसको ठीक से पढ़ लीजिएगा, और जो प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ उसको थोड़ा सा ध्यान से कर लीजिएगा, इनफ हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा। और जितना ज़्यादा टाइम आप दे सकते हो प्रैक्टिस को, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवीजन जितना अच्छा करोगे उतना बेहतर मार्क्स ले आओगे। और ये प्रावधान उनके सांस्कृतिक और धार्मिक अधिकारों की रक्षा के लिए होते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप कि ये भी सही है, कथन भी सही है, कारण भी सही है, और सही व्याख्या भी की जा रही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नीति विशेष रूप से लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सरकार द्वारा 2020 में लागू की गई। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन हो गया आपका, NEP 2020 से रिलेटेड एक क्वेश्चन था और ईजी बन गया वो थोड़ा सा। अगला देखिए, कथन है, पिछड़ी जातियों के लिए शिक्षा में सुधार के उपाय किए जा रहे हैं, और कारण दिया गया है, ये उपाय उनके शैक्षिक विकास और समावेशिता को बढ़ावा देते हैं। तो पिछड़ी जातियों के लिए शिक्षा में सुधार के उपाय किए जा रहे हैं, ये सही है, और ये उपाय उनके शैक्षिक विकास और समावेशिता को बढ़ावा देते हैं। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। अगला देखिए, मिश्रित शिक्षा और समावेशी शिक्षा के बीच मुख्य अंतर क्या है। यानी जो मिश्रित शिक्षा है और समावेशी शिक्षा है, हमने समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट भी पढ़ा है, और मिश्रित शिक्षा तो आप जानते ही हैं कि जिसमें
सभी बच्चे एक तरह से एक ही क्लास में होंगे, लेकिन उनमें लड़के लड़कियां इस तरह का मिश्रण पाया जाएगा। लेकिन समावेशी शिक्षा में थोड़ा सा अंतर होता है। अंतर क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए मिश्रित शिक्षा केवल विशेष शिक्षा के लिए होती है, यानी विशेष जो शिक्षा है स्पेशल एजुकेशन उसके लिए मिश्रित शिक्षा है, जबकि जो समावेशी शिक्षा है वो सभी छात्रों के लिए होती है। वो पिछड़ा बालक हो, गरीब बालक हो, कमज़ोर बालक हो, शारीरिक रूप से विकलांग बालक हो, वो आपके क्या होते हैं, सभी छात्रों के लिए होती है। लेकिन मिश्रित शिक्षा जो है ये स्पेशल एजुकेशन के लिए होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए कथन ए है आपके पास, अल्पसंख्यक छात्रों के लिए विशेष शिक्षा नीतियां अपनाई जा रही हैं और इन नीतियों का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों के शैक्षिक अधिकारों की रक्षा करना है। तो ये क्वेश्चन जो है आपका रिपीट हो गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूलों में लिंग आधारित भेदभाव समाप्त करने के लिए कौन सा कदम उठाया गया है? क्या उठाया गया है? लड़कियों के लिए अलग स्कूलों की स्थापना, ऐसा तो नहीं कहा था। समान लिंग समावेशी शिक्षा प्रोग्राम, ये भी नहीं कहा है। लिंग तटस्थ पाठ्यक्रम कहाँ, ये कहा गया है कि जो जेंडर न्यूट्रल पाठ्यक्रम है, ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए जो किसी जेंडर विशेष को सपोर्ट नहीं करता हो, यानी लिंग के दृष्टि से वो तटस्थ हो, यानी न्यूट्रल हो। अगला है कथन ए है, पिछड़ी जातियों के लिए सरकारी योजनाओं की सफलता उनके प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। और कारण दिया गया है, योजनाओं की सफलता तब होती है जब उन्हें सही तरीके से लागू किया जाता है और निगरानी की जाती है। तो यहाँ पर देखिए कथन भी सही है, कारण भी सही है, और जो योजनाओं की सफलता के बारे में कहा गया है वो भी सही है कि जब उनकी सही तरीके से निगरानी की जाएगी तो ही वो सफल हो पाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए कथन कारण दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, विशेष शिक्षा में आइडियोपैथिक डिसेबिलिटी का क्या अर्थ है? तो आइडियोपैथिक डिसेबिलिटी, अब देखिए ये जन्मजात विकृति है, अनुवांशिक विकृति है, अज्ञात कारणों से उत्पन्न विकृति को कहा जाता है आइडियोपैथिक डिसेबिलिटीज़। तो डिसेबिलिटीज़ वाला भी हमारे पास चैप्टर था, उससे ये क्वेश्चन के लिए है। कथन है फिर से, पिछड़ी जातियों और अल्पसंख्यक समुदायों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में विशेष प्रावधान किए जाते हैं, विशेष प्रावधान किए जाते हैं और ये प्रावधान शैक्षिक असमानताओं को दूर करने के उद्देश्य से होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये भी सही है, कथन कारण दोनों सही हैं और ये सही व्याख्या भी कर रहा है। अगर देखिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए किस भारतीय आयोग की जिम्मेदारी होती है? तो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है और जनजाति आयोग भी है। आपके लिए आज का पहला क्वेश्चन, आज मैंने क्वेश्चन नहीं दिया अभी तक, तो पहला क्वेश्चन आपके पास है कि ये जो आयोग हैं, जो एससी और एसटी आयोग हैं, संविधान का एक आर्टिकल है, उसी आर्टिकल में दोनों हैं, ए बी कर ऐसे करके कुछ है, तो आपको आंसर देना है कि कौन से आर्टिकल में जो है एससी एसटी कमीशन है आपके। अगला क्वेश्चन है, कथन ए है, सांस्कृतिक विविधता से शिक्षा में समावेशिता में वृद्धि होती है और सांस्कृतिक विविधता से विभिन्न पृष्ठभूमियों के छात्रों की भागीदारी बढ़ती है। तो जो सांस्कृतिक विविधता है उससे शिक्षा में समावेशिता में वृद्धि होती है, तो ये कथन सही है। और सांस्कृतिक विविधता से विभिन्न पृष्ठभूमियों के छात्रों की भागीदारी, यानी जिनके अलग अलग पृष्ठभूमि है उनकी भागीदारी बढ़ती है, तो ये भी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित बच्चों की शिक्षा में ध्यान केंद्रित शिक्षण की क्या भूमिका होती है? ध्यान केंद्रित शिक्षण की क्या भूमिका होती है? तो यहाँ पर देखिए इससे क्या होगा, बच्चों की समस्याओं पर ध्यान देना और अनुकूलन होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, द्विभाषी शिक्षा भाषाई विविध छात्रों के लिए शैक्षणिक उपलब्धि को बढ़ा सकती है। जो द्विभाषी शिक्षा है यानी बाइलिंगुअल जब एजुकेशन दी जा रही है तो ये शैक्षिक उपलब्धि को बढ़ा सकती है। अलग अलग छात्र, जो भाषाई विविध छात्र हैं जिनकी भाषा अलग अलग है एक तरह से, कारण दिया गया है कि द्विभाषी शिक्षा छात्रों को नई भाषा सीखते समय उनकी मातृभाषा बनाए रखने में मदद नहीं करती है। अब देखिए ये कारण जो है ये गलत है कि जो अगर द्विभाषी शिक्षा है वो छात्रों को जब नई भाषा सीखेंगे तो उनकी मातृभाषा बनाए रखने में मदद नहीं करती है। तो यहाँ पर ए तो सही है लेकिन आर गलत है। सबका आंसर ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। आप लोग ऐसे देखते जा रहे हो कि ए ही आ रहा है सबका, तो ए नहीं है।
ए सही है लेकिन आर गलत है। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नीतिगत दस्तावेज भारतीय शिक्षा प्रणाली में समानता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है? कौन सा दस्तावेज जो है समानता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए इम्पोर्टेंट है भारतीय शिक्षा प्रणाली में? तो यहाँ पर देखिए, राइट्स ऑफ चिल्ड्रन एक्ट, यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम, इसका कोई संबंध नहीं है। सरकारी स्कूलों की मान्यता नियमावली, देखिए इनमें से जो समानता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए है वो हमारी NEP 2020 ही है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कथन है आपके पास, सांस्कृतिक विविधता के कारण विभिन्न शिक्षा प्रणालियों का विकास होना मुश्किल होता है। अब देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया कि जो सांस्कृतिक विविधता है उसके कारण विभिन्न जो अलग अलग प्रकार की शिक्षा प्रणालियां हैं उनका विकास होना मुश्किल होता है। अगर जनरल आप थिंक करोगे तो आपको लगेगा क्योंकि सांस्कृतिक विविधताएं होंगी तो इससे क्या होगा, अलग अलग प्रणालियों का विकास होना मुश्किल होगा। नहीं, ये कथन जो है ये गलत है। कारण देखिए, विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के कारण शिक्षण विधियाँ और पाठ्यक्रम भिन्न हो सकते हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि अगर अलग अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमियाँ होंगी तो उनके कारण जो शिक्षण विधियाँ और पाठ्यक्रम हैं वो भी अलग अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, कथन जो है ए गलत है लेकिन कारण आर सही है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, समावेशी शिक्षा में धार्मिक विविधता को किस प्रकार से समाहित किया जाता है? जो धार्मिक विविधता है उसे किस प्रकार से समाहित किया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन आप देख सकते हैं। सही आंसर है कि जो धार्मिक सहिष्णुता है उस पर पाठ्यक्रम में सामग्री शामिल करके धार्मिक विविधता को समाहित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कथन आपके पास है, ट्रांसजेंडर छात्रों को स्कूलों में सामना करने वाली प्रमुख चुनौती मित्रता का अभाव है और कारण दिया गया है सहकर्मी स्वीकृति की कमी और उनके मानसिक और शैक्षिक विकास को प्रभावित कर सकती है। तो अगेन देखिए, इंपॉर्टेंट है, ट्रांसजेंडर छात्रों को स्कूलों में सामना करने वाली प्रमुख चुनौती मित्रता का अभाव है। मित्रता का अभाव प्रमुख चुनौती है उनके लिए। और सहकर्मी स्वीकृति की कमी उनके मानसिक और शैक्षिक विकास को प्रभावित कर सकती है। देखिए, स्टेटमेंट तो दोनों सही है लेकिन जो कारण दिया गया है, आपका रीज़न जो दिया गया है वो सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस पैडागोजिकल अप्रोच का उद्देश्य विशेष शिक्षा में सभी प्रकार के विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों को समर्थन प्रदान करना है? तो कौन सी पैडागोजिकल अप्रोच ऐसी है जिसका उद्देश्य जो स्पेशल एजुकेशन है उसमें सभी प्रकार के विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों को समर्थन प्रदान करना है? तो ये पैडागोजिकल अप्रोच है पर्सनलाइज्ड लर्निंग अप्रोच, यानी पर्सनलाइज्ड, प्रत्येक बच्चे पर विशेष रूप से एक तरह से ध्यान देकर। अगला क्वेश्चन है, फिर से आपके पास स्टेटमेंट है, ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए विशेष शैक्षिक योजनाएं बनाना आवश्यक है। ठीक है, इन योजनाओं से ट्रांसजेंडर छात्रों को शिक्षा में समान अवसर और समर्थन नहीं मिलता है। तो अब देखिए, यहाँ पर विशेष शैक्षिक योजनाएं बनाना तो आवश्यक है लेकिन इन योजनाओं से समान अवसर और समर्थन नहीं मिलता है क्या? इन्हीं से तो समान अवसर और समर्थन मिलता है। तो कथन सही है, कारण आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, किस भारतीय कानून के तहत सभी स्कूलों को विशेष रूप से विकलांग बच्चों के लिए भौतिक और शैक्षिक अनुकूलन प्रदान करने की अनिवार्यता है? कौन सा कानून है? अब देखिए, ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है। राइट्स ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2009 या अधिकारिता अधिनियम 2016, विशेष आवश्यकताओं के लिए शिक्षा विधेयक 2015 या सभी के लिए शिक्षा कानून 2002। सही आंसर है आपका अधिकारिता अधिनियम 2016। ये खासकर जो है विकलांग बच्चों के लिए है या असक्षम लोगों के लिए अधिकारिता, उनके अधिकारों से रिलेटेड यह कानून है, अधिकारिता अधिनियम 2016। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा की अवधारणा का उद्देश्य क्या है? जो हमारी NEP 2020 है उसमें समावेशी शिक्षा की अवधारणा का उद्देश्य क्या दिया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका समान स्कूलों में सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा प्रदान करना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, लिंग भेदभाव के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने की बात की है? तो इसमें बात की है लिंग संवेदनशील शिक्षा की। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत में अधिकारों की सुरक्षा और पूर्ण भागीदारी अधिनियम विकलांग व्यक्तियों के लिए कब लागू किया गया?
अब भाई थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल भी हो सकते हैं अगर आपको फैक्ट याद नहीं रहते हैं। अभी कल आपने यूके पीसीएस का पेपर देखा होगा, आप लोगों में से कुछ लोगों ने दिया भी होगा, तो काफ़ी क्वेश्चन जो है जीएस में फैक्ट बेस्ड थे। तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन अगर आपको ठीक से प्रैक्टिस है तभी आप ठीक से कर पाते हो, नहीं तो जैसे ईयर्स होते हैं इनमें कन्फ्यूजन होना स्वाभाविक सी बात है, हर किसी के साथ हो सकता है। और दूसरा जो आपका सी सेट वाला पेपर था, तो वो आपका अगर आप लोगों में से जो एलटी की तैयारी कर रहे हैं इन लोगों ने दिया होगा तो आपका अच्छा हुआ होगा, क्योंकि उसमें जो कॉम्प्रिहेंसिव था वो साइकोलॉजिकल अप्रोच पे 10 से 15 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो आप आसानी से कर सकते थे। तो इसका जो सही आंसर है आपका विकलांग व्यक्तियों के लिए जो अधिकारों की सुरक्षा और पूर्ण भागीदारी अधिनियम है, ये 1995 का है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत कौन सा खंड सीधे तौर पर विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर आपका इसका है खंड 6.3 जो है ये विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, एनईपी 2020 का। अगला प्रश्न है और लास्ट वाला प्रश्न जो सबसे मुश्किल है वो आपके लिए मैंने रखा है आज। समावेशी शिक्षा की दिशा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए आंगनबाड़ी और बाल वाटिका की योजना है? तो एनईपी 2020 की जो शिक्षा योजना है, जो आपका प्रॉपर इसका एक पैटर्न था उसके हिसाब से जो रखा गया है आंगनबाड़ी और बाल वाटिका, ये आपका 3 से 5 वर्ष यानी जो प्री स्कूलिंग है वो इस है। अगला प्रश्न है बालिकाओं के प्रति यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए पोक्सो एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? चलिए आपके लिए एक और क्वेश्चन आज का, बिल्कुल पोक्सो का फुल फॉर्म बताइएगा। पोक्सो का फुल फॉर्म ये मेनली जो है जो सेक्सुअल ऑफेंस होते हैं उनके लिए ये एक्ट लाया गया था, और पोक्सो एक्ट बहुत इम्पोर्टेंट ये एक्ट है, और इसका जो सही आंसर है आपका वो आपका हो जाएगा, ये 2012 में आया था पोक्सो एक्ट। आपको बताना है पोक्सो की फुल फॉर्म। मैं जो क्वेश्चन बीच बीच में देता हूँ उनके आंसर ज़रूर दिया कीजिए, वो हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन बने, तो आप खुद से देखोगे और अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो सर्च करोगे तो आप वो क्वेश्चन आपको हमेशा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शैक्षिक संधारण के लिए ग्रोथ ट्रैकिंग सिस्टम किस समूह के लिए लागू किया गया है? तो देखिए ग्रोथ ट्रैकिंग सिस्टम जो है ये लागू किया गया है आपका, ये सभी छात्रों के लिए है, कोई एक वर्ग के लिए ये नहीं है। ग्रोथ ट्रैकिंग सिस्टम ये ध्यान रखना है, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपके। अगला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? तो आप लोग सोच रहे होंगे ये क्वेश्चन आपके लिए नहीं है, ये क्वेश्चन तो आसान है, इसका आंसर 2015 है, ये मैं बता दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के किस जनपद में महिला साक्षरता न्यूनतम है? तो महिला साक्षरता जो है न्यूनतम आपके उत्तरकाशी जनपद में हो गई। और अगला जो प्रश्न है यह आपके लिए प्रश्न है, आपको क्या करना है, निम्नलिखित कथनों पर पहले विचार करना है और फिर सही उत्तर चुनना है। स्टेटमेंट आप देखिए ज़रा ध्यान से। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य 2030 तक सभी बच्चों के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना है। मैंने पढ़ाया है टॉपिक, बहुत अच्छे से पढ़ाया, पूरा 40 से 45 मिनट तक एनईपी 2020 को पढ़ाया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को लागू की गई थी। 2015 ये मैंने बताया, डेट सही है या गलत है ये आपको डिसाइड करना है। विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम आरपीडब्ल्यूडी 2016 में लागू किया गया था, ये भी एक स्टेटमेंट है। और लास्ट वाला स्टेटमेंट है कि जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है एनसीपीसीआर, इसका गठन 2007 में किया गया था। अब आपके पास कथनों का जो संयोजन दिया गया है इसमें 1 और 2 सही हैं, या 1, 2 और 3 सही हैं, या 2, 3 और 4 सही हैं, या सभी कथन सही हैं, या इनमें से भी कोई जो आपको लग रहा है कि इनमें से सही संयोजन नहीं बन पा रहा है। तो जो सही हो रहा है वो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो कुल मिलाकर ये हमने आज टोटल 50 एमसीक्यू डिस्कस किए, और कितने मार्क्स आप ला पाते हैं ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पेपर आपको कैसा लगा ये भी बताएं। ये आपका जो फीडबैक है वो हमें मोटिवेट करता है और बेहतरीन कंटेंट लाने के लिए। तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपका कोई ऐसा नीडी फ्रेंड है जिसको इस तरह के कोर्स की ज़रूरत है, हमारा जो ओनली 29 रुपीज़ में एलटी का कोर्स है, अभी 1 महीने का टाइम है, तो आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन तभी ज्वाइन कीजिएगा जब आपको लगे कि आप उसको पढ़ोगे, सुनोगे कोर्स को। केवल अगर आप पीडीएफ के पर्पज़ से कर रहे हो तो वो आपका करके कोई फ़ायदा नहीं है, ये मैं स्पष्ट बता दे रहा हूँ, क्योंकि केवल पीडीएफ देखने से आपका कोर्स कवर नहीं होने वाला है। थ्योरी सेक्शन में बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स और डिटेल्स बताई जाती हैं। पीडीएफ तो नोट्स फॉर्म में है, वो ऑलरेडी शॉर्ट नोट्स के रूप में बनाए गए हैं। तो
थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वही लोग ज्वाइन करें जो जिन्हें वाकई में आवश्यकता हो। थैंक्स लॉट फॉर लिसनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।